गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो इस चैप्टर से हर साल आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ है। अगर यकीन नहीं होता है तो बच्चों पिछले 10 साल के बोर्ड पेपर देखिए, आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, इस साल भी आएगा। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हर साल यहां से बनता है। बच्चों, आज के सेशन में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आज का सेशन आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके 5 मार्क्स फिर ऐसे ही हाथ से चले जाएंगे। समझ रहे हैं? तो स्टूडेंट, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक छोटा सा काम बच्चों हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, क्या करना है पता है तुमको? चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स आपको मिल सके। इसी के साथ साथ बच्चों, एक चीज का आपको और ख्याल रखना है कि अगर पुराने वीडियो नहीं देखे उनको जरूर देखना। क्यों? क्योंकि बेसिक वही है, तभी एडवांस समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। और बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाला है इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस सेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एज वेल एज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ठीक है, तो बोथ जो स्टूडेंट्स हैं इस सेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समाकलित वेग समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? समाकलित वेग समीकरण। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये बच्चा, ये आपके 4th चैप्टर का टॉपिक है, केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12। व्हाट इट बच्चों? तो देखो भाई, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण के लिए समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वेग समीकरण। ओके, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रहेगा आपका पहला हेडिंग। ओके बच्चों, अब देखो, बिल्कुल बेसिक से लेके जाएंगे, किसी भी चीज को रटने नहीं देंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं। समझ रहे हैं बच्चों? लेकिन आपको पूरा फोकस करना है और चीजों को समझना है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं और उसके लिए पहले रेट लिखते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, कोई भी मान लीजिए हमारे पास एक अभिकारक पदार्थ है ए, मतलब हमारे पास रिएक्टेंट है ए, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। इसमें कन्वर्ट हो रहा है ये प्रोडक्ट में, मतलब ये उत्पाद बना रहा है। समझ रहे हैं बच्चों? थोड़ा ध्यान से समझो तब चीज समझ आएंगे, अदरवाइज नहीं बच्चों। गॉट इट? अब हम इसके लिए क्या लिख रहे हैं? रेट लिख रहे हैं। हम इसके लिए दर लिखते हैं, वेग लिखते हैं। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए? कि ए की पावर हो जाएगा 0, जैसे कि हमने पहली बार पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो पावर होगी बच्चों हमेशा 0 होगी। समझ रहे हैं? इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। बट एक तरीका बच्चों और होता है रेट निकालने का। वो क्या होता है? वो होता है रेट इक्वल टू, कैसे निकालते हैं भाई? बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, बहुत आसान है। कैसे? माइनस लिखेंगे, अभिकारक पदार्थ यहाँ पे ए है। ठीक है, रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। मतलब कि भाई अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन। तो बच्चों देखो, अभिकारक पदार्थ है ए, इसकी सांद्रता को दिखाया ब्रैकेट से, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो दिखाएंगे नीचे dt से। गॉट इट? अब जो माइनस का साइन शो करता है, ये क्या करता है कि जब रिएक्शन हो रही होती है, प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो रिएक्टेंट कम हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो घट रहा होता है। ठीक है, तो हमने इसे क्या लिखा? रेट इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी लिख दिया। अब ये हमारी जो होगी बच्चों, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो, ये भी रेट इक्वल टू इतना है, ये भी रेट इक्वल टू इतना है, तो हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिखो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, आपको क्या मिलता है?
बच्चों आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो काफी बेहतरीन होगा और देखते हैं क्या मिलता है। आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पे के ए की पावर 0 इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है नहीं। तो क्या बचा था आपके पास, एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं कि ए की पावर 0 माइनस डी ए अपॉन डी टी आया था ना बच्चे? बहुत शानदार। अब बच्चों बताओ, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा k इंटू 1 यानी k। तो k इक्वल टू क्या बच गया? माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये तो बचा ना? समझ रहे हो बच्चों? अब हम क्या करेंगे, dt को उधर भेज देते हैं और ये माइनस को भी उधर भेज देते हैं। तो माइनस भी उधर गया, k भी इधर गया, dt इधर गया, इधर क्या बच गया बच्चे? dA। ठीक है बच्चों, ये क्या बच गया? dA। इसको मान लो तुम लोग बच्चा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन का करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इसका समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, मैं इंग्लिश बेटा हिंदी दोनों में बोल रहा हूं, ठीक है? समाकलन करने पर, चलो तो बच्चों इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे जो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन माइनस को बाहर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, के डी टी यहां पर लिखा जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन आएगा और डी हम इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप देखो बच्चों, हम जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वही हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। मतलब एक फॉर्मूला बच्चा यहाँ पर यूज होता है, वो फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों। देखो, जैसे मान लो मुझे 1 का इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष, तो देखो जो चीज d के पीछे है बेटा, इंटीग्रेशन भी उसी का ही होता है। मतलब d के पीछे अगर x है तो इधर कहीं x होना चाहिए, तो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, उसी के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान देना, अगर 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आंसर क्या होगा? जो चीज d के पीछे है, भाई d के पीछे x है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। समझ रहे हैं? अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख दूं ना dx, तो बेटा फिर भी हम इसको 1 इंटू dx लिखते हैं और तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। बट फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ? दिस फॉर्मूला यूज हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का। अगर मान लीजिए यहाँ पर d के पीछे y होता तो इंटीग्रेशन अपना y होता, बट कंडीशंस क्या थी कि भाई dy के साथ और कुछ ना हो, 1 हो वो चलेगा, क्योंकि 1 इंटू dy ही होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बच्चों इतना होगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर कुछ और हो जाए तो क्या होगा? जैसे मान लो मैंने कहा एक इंटीग्रेशन है और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपने पास dx और यहाँ पर लिख दिया मैंने y। ठीक है, तो सर क्या इसका इंटीग्रेशन होगा? तो हम कहेंगे नहीं बच्चे, जो चीज डी के पीछे है इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा। अगर कोई चीज उसके अलावा है तो उसको मानेंगे कांस्टेंट और उसको लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन से बाहर, ऐसे। और फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे? dx का। आप जानते हैं बच्चों dx का इंटीग्रेशन x होता है, बताए थे ना, इंटीग्रेशन d के पीछे जो होगा वही जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा? y इंटू एक्स यानी yx। क्लियर हुई बात? समझ रहे हैं? तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हम इसको निकाल रहे हैं। तो बच्चों इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, ये d के पीछे t है ना, बट आपको मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन उसी का होगा जब यहाँ पे t आएगा, क्योंकि भाई t के सापेक्ष अगर समाकलन कर रहे हो तो बच्चों t का आना जरूरी है k की जगह पे, बट यहाँ पे तो t है नहीं, तो कोई बात नहीं, तो k का क्या करेंगे? k को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट मान के इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जाएगा। अब इंटीग्रेशन किया जाएगा dt का। गॉट इट बच्चों? इसी तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पे d है और ये e है। मैंने क्या कहा कि भाई जब इंटीग्रेशन है, d है, d के पीछे जो होगा इंटीग्रेशन वही होगा। मतलब अगर मैं d a का इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास आंसर a होगा। ये कहां से आया बच्चे? मैं इसको पहले ऐसे लिखूंगा 1 इंटू डी ए, 1 इंटू डी ए ऐसे लिखूंगा पहले इसको। जैसे यहाँ 1 इंटू डी एक्स लिखा है, dx को मैंने ऐसे लिखा 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया x। लेकिन हम एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में करें तो शॉर्ट फॉर्म में समझ जाओगे, अगर कुछ नहीं है d है उसके पीछे कुछ भी है तो वही उसका इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, d है, d के पीछे a है तो a इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये k dt मैंने लिखा हुआ है, तो बच्चों देखो ये भी सेम कंडीशन बन गई है, तो माइनस k। अब देखो dt में इधर लिखा हूं ना dt। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे, देखो चीजों को यहीं पर ध्यान देना होता है। ये माइनस k dt लिखा है,
के को बाहर लिया गया बेटा, टी जो dt का इंटीग्रेशन होगा वो t आएगा, तो kt प्लस c आ जाएगा इक्वल टू डियर स्टूडेंट इधर अपने पास a आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया a। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि ये c एक चीज यहाँ पर नहीं जुड़ गई है। ये c क्या है बच्चों? c को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी हम इसको क्या बोलते हैं? समाकलन नियतांक बोलते हैं इसको, समाकलन नियतांक। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बच्चों इसको बोला जाता है। क्लियर हुई बात? अब मैं इसको लिख रहा हूं नेक्स्ट लाइन में, तो देखो मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूं, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, और मैंने इसको मान लिया बच्चे इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना c, इसकी वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर जब c का वैल्यू निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले में रख देंगे। समझ रहे हैं? तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हम c का मान निकालते हैं। तो देखो c का मान निकालने के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ c का मान निकालने के लिए बच्चों अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक चीज को समझना होगा जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब रिएक्शन बच्चों स्टार्ट नहीं हुई थी तो टाइम क्या होगा उस समय? 0। समझ रहे इस बात को? अच्छा, जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट का बच्चों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? देखो अभी जब रिएक्शन हो गई है तो बच्चों उसका कॉन्सेंट्रेशन है A। ठीक है ना, इसकी सांद्रता A है। जब रिएक्शन हो गई है तो सांद्रता A होगी। अब जब रिएक्शन नहीं हुई थी, जब रिएक्शन बच्चों स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? उसकी प्रारंभिक सांद्रता की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों क्या होगा कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी बच्चे? A नॉट होगी। बोलो कितनी होगी बच्चा? A नॉट हो जाएगी ना? बोलो यस या नो डियर स्टूडेंट, जल्दी से बच्चा। A नॉट। ठीक है बच्चों, तो प्रारंभिक सांद्रता जो होगी वो कितनी होगी? A नॉट। यानी यहाँ पर A की जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चे? A नॉट रखेंगे। ये कब की कंडीशन कही जा रही है? जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब की कंडीशन कही जा रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 में t बराबर 0 और a बराबर a नॉट हम रखेंगे कहां? इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं इसको। समझ रहे हो? अब a की जगह पर a नॉट रख दोगे तो ये आएगा। ठीक है, यहां क्या है? माइनस का kt है, k इंटू टी का मान 0 प्लस c। तो बच्चों यहां से c का मान क्या निकल गया? माइनस ए नॉट। बेटा नॉट को ऊपर लगा लेंगे या नीचे लगा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ए नॉट में नीचे लिख दिया, ये सी का मान निकल गया। अब इस सी के मान को उठा के बच्चों फिर से इक्वेशन नंबर 4 में रखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप लिखेंगे सी का मान फिर से समीकरण 4 में रखने पर, अगेन द वैल्यू ऑफ सी पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 4 में हम रखते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 4 देखो आपके पास ये है, दिख दिया ना इक्वेशन नंबर 4। आइए दिखाते हैं, गॉट इट? आइए बच्चों रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। चलो ठीक है बच्चों, एक मिनट, ये टॉपिक कहाँ से आ गया भाई? एक मिनट जस्ट वेट, इसको हटाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसको अब हटाता हूं मैं, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा हुआ है ना। चलो यहीं पे आ जाएगा, थोड़ा सा तो यहीं पे आ ही जाएगा अपने पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं, बस को करेक्शन कर लेते हैं बच्चों। आ जाइए, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, थोड़ा सा समझेंगे चीजों को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 अपने पास क्या है बच्चा? ये है, यहाँ पर वैल्यू रखो। तो देखो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो ये a तो पहले से था, ठीक है ना, और यहाँ पर हम थोड़ा कलर दूसरा यूज कर लेते हैं, ये पहले से था। उसके बाद क्या है? माइनस का k है, t है, t का वैल्यू क्या रखोगे? a नॉट। ओके, बहुत शानदार। अब क्या करोगे बच्चों? देखो माइनस के टी को ले जाओ उधर, इसको इधर लेके आऊंगा तो के टी प्लस का हो जाएगा, और ये जो a है ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी a नॉट माइनस ए। कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगर इतना हो जाएगा, अब यहां से मुझे किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/t। कितना बच्चे? a नॉट माइनस ए हो जाएगा। क्या ऐसा होगा बच्चों? जल्दी से बता दो। ठीक है बेटा, ऐसा हो जाएगा। तो चाहो तो एक बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देना बच्चे, ये अपने पास आ गई है इक्वेशन। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, अब सुनो, ए नॉट क्या है? ए क्या? अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स और लगेगा,
तो मैं इसको हटा रहा हूं पहले स्क्रीन से, फिर आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है बच्चा, इसको अपन स्क्रीन से पहले रिमूव करते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सा एक चीज ध्यान से समझेगा, जो चीज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार इस रिएक्शन को पहले से लिख लेते हैं। क्या आया था, K इक्वल टू आया था 1/T आया था, और अपने पास A0 आया था, फिर माइनस A आया था। ये तो आया था कुछ, दिस इज ओके। बच्चों अगर आप ये A0 देखोगे ना, ये क्या है, ये है बेटा प्रारंभिक सांद्रता। ये A क्या है, ये अंतिम सांद्रता। तो लिखना चाहो लिख लो यहाँ पे, क्या लिखो कि जो A0 है वह है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है और जो अपने पास A है बच्चों, वो क्या है, अंतिम सांद्रता। अंतिम सांद्रता, गॉट इट। इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो जब वैल्यू रख लोगे ना तो क्या आएगा तुम्हारे पास, क्या लिख दिया बच्चे। अब थोड़ा सा एक चीज बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझोगे। ठीक है, हमने कहा माना माना कि प्रारंभिक सांद्रता, हम मान रहे हैं ऐसा, हमने कहा कि भाई माना तो प्रारंभिक सांद्रता है, यानी A0। प्रारंभिक सांद्रता बोले तो A0, वो कितनी है, A मोल पर लीटर है। हमने ऐसा मान लिया कि कितनी है, A मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, अब सुनो मेरी बात को थोड़ा सा समझना। हाँ देखो, ये अपने पास क्या है बच्चा, ये अपने पास क्या है, प्रोडक्ट है। चलो मैं पहले एक बार इसको लिख लेता हूँ, A मोल पर लीटर है। तो T समय पश्चात, जब समय T हो जाएगा, तो T समय के पश्चात सांद्रता क्या होगी, बोलो सांद्रता क्या होगी बच्चे, बता सकते हो, बता सकते हो सांद्रता कितनी हो जाएगी। A इक्वल टू हो जाएगी A माइनस एक्स मोल पर लीटर। अरे सर ये कहां से आया, ये किधर से आ गया गुरुजी, A माइनस एक्स किधर से आ गया। आओ बच्चों बता रहे हैं, देखो देखो ये अपने पास क्या था बच्चों, रिएक्टेंट था, ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, प्रोडक्ट में। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार। अब बेटा जब टाइम था तुम्हारे पास 0, तो सांद्रता थी A। मान लो जैसे 5 है, ठीक है, मान लो जैसे पहले, हाँ जब प्रोडक्ट नहीं बना था तो टाइम 0 होगा उस कंडीशन में। तो अपने पास बच्चों जो रिएक्टेंट होगा वो कितना, 5 kg है। अब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होने लगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा, यानी टाइम T हो गया, तो उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि इस A में से कुछ पार्ट, मान लो कितना पार्ट, X पार्ट बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस A में से बच्चों जो X मोल है अभिकारक पदार्थ का, वो उत्पाद में हो गया परिवर्तित। जैसे मैंने कहा कि मान लो यहाँ पर 5 ग्राम पहले उत्पाद है, उसमें से 3 ग्राम उत्पाद बच्चों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं पूछूंगा कि भाई यहां पर कितना बचा, आर रिएक्टेंट कितना बचा, तो तुम लोग क्या करोगे, 5 में से 3 को माइनस करोगे और तब बोलोगे सर यहाँ 2 ग्राम बचेगा, यही तो बोलोगे। और जो 2 ग्राम बचेगा बच्चों, वही तो उसकी अंतिम सांद्रता होगी ना, वही तो उसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा। यस सर, तो बच्चों वही हम कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई इस अभिकारक पदार्थ के A मोल पर लीटर में से X मोल पर लीटर उत्पाद में परिवर्तित हो चुके हैं। तो बच्चों अब जो यहाँ पर बचेंगे वो कितने बचेंगे, A माइनस एक्स मोल पर लीटर। बोलो क्या ऐसा होगा, होगा ना बच्चे ऐसा, कितना बचेगा, A माइनस एक्स मोल पर लीटर। क्या बचेगा बच्चों, रिएक्टेंट यहां पर बच जाएगा। और ये देखो ये क्या होगी, इस उत्पाद की अंतिम सांद्रता, जिसको हमने किससे दिखाया है बच्चे, A से दिखाया हुआ है, इज रिप्रेजेंटेड बाई A। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंटेड बाई A0। समझ रहे हो बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाला वो समझें कि भाई मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज A मोल पर लीटर। ओके, X मोल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, X मोल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो हाउ मच, अब यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे कितना मोल रिएक्टेंट बचेगा, तो आप बोलोगे सर A माइनस एक्स मोल पर बचेगा। बचेगा ना बच्चे, A माइनस एक्स मोल पर लीटर, यहां पर क्या बच जाएगा बच्चों, रिएक्टेंट हमारे पास शेष रह जाएगा। अच्छा अगर A माइनस एक्स रह गया तो इट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन,
ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, टाइम टी की, ठीक है ना, समझ रहे हो, आफ्टर टाइम टी बोलेंगे, एट टाइम टी नहीं, आफ्टर टाइम के बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये होगा। गॉट इट। अब बच्चों देखो इस ए और इसका वैल्यू हम रखेंगे इस इक्वेशन में, और रखेंगे तो देखो क्या आता है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा रहा हूं स्क्रीन से, इक्वेशन को हम फिर से लिख देते हैं, के इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए। बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे ही लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, बट इसको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती करते हो। इसका मतलब ये होता है कि 1/t खाली इससे ही मल्टीप्लाई है, इस ए से नहीं है, इसीलिए इसके आगे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, ठीक है, ताकि 1/t दोनों से मल्टीप्लाइड हो। अच्छा बच्चों मैंने अभी आपको क्या बोला कि भाई ए नॉट जो रखेंगे यहाँ पे वो ए मोल पर लीटर रखेंगे, और जो अपने पास ए रखा जाएगा ए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो कितना होगा, ए माइनस एक्स मोल पर लीटर, ये तो रखा जाएगा ना, यस या नो बोलो, जल्दी बोलो भाई, टाइम वेस्ट ना करो। कितना बचेगा बताओ, के इक्वल टू बच जाएगा 1/t, ठीक है। अब देखो ये जो ए नॉट है इसकी जगह हम क्या रखेंगे बच्चे, ए रख देंगे, ए रख दिया ऐसा, माइनस ए माइनस एक्स लिखा है, ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए माइनस एक्स, और ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/t ए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस या प्लस, और ये अपना हो गया, ए से अपना कैंसिल हो गया, तो के इक्वल टू कितना बच गया बच्चों, x/t आ गया। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कितना आया बच्चे हमारे पास आंसर, ध्यान से देखो बच्चों, k इक्वल टू x/t आ गया, यही हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों, जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है। देखो बच्चों अब इक्वेशन नंबर इसको मान लो 5, तो मान लो इक्वेशन नंबर 6, तो जो दोनों इक्वेशन है वो क्या है, समाकलित वेग समीकरण कहलाती है, तो लिख सकते हैं समीकरण 5 व 6 शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है। बस इतना करना है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, कैसे हम इसको निकालते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से दिखाते हैं, क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम आपको इसका ग्राफ दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफ का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो ग्राफ में भी आपको जो दिखा रहा हूं ना, सांद्रता और समय के साथ शून्य कोटि की अभिक्रिया ग्राफ कैसे बनता है, ये भी कभी पेपर में आ जाता है, तो बना लो इसको। तो जैसे ग्राफ बनता है, ये है समय और ये है सांद्रता, यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब बच्चों सुनो, तुमको पता है ना बच्चे, जब रिएक्टेंट जैसे मान लो यहाँ पर अभिकारक पदार्थ है, ठीक है, ये अभिकारक पदार्थ की सांद्रता भी क्या है, बहुत ज्यादा है ना बच्चों, यहाँ पर है देख लो, सांद्रता से ऊपर की ओर बढ़ रही है, समय ऐसे इधर को बढ़ेगा, सांद्रता ऊपर की ओर बढ़ रही है तो यहाँ पर ज्यादा होगी, तो मान लेते हैं यहाँ पर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता है ए नॉट, मान लो ये अभी 5 है, तो जैसे जैसे समय बच्चों बढ़ता है, टाइम इंक्रीज होगा, तो तुमको पता है सांद्रता घटती है, सांद्रता क्या होती है बच्चे, डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होगी तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे है ना, देखो ये समय बढ़ रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ऐसे नीचे की ओर, ये एक स्लोप टाइप का बनता है, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर k इक्वल टू माइनस स्लोप, माइनस ढाल, ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे बच्चा, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर स्लोप लिख सकते हैं आप k इक्वल टू, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि सांद्रता घट रही होती इसीलिए माइनस लिखा, तो हमने देखा समय के साथ बच्चों सांद्रता घट रही होती है, इसीलिए जो उसका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये ग्राफ क्या है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता का समय के साथ परिवर्तन के लिए जो ग्राफ बनता है वो पर्टिकुलर ग्राफ ये है। एक नंबर पे पेपर में आता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है बच्चों, आपको उस ग्राफ को ऐसे बुलाना है, ठीक है, बोलो बच्चा, क्लियर है ना, बहुत शानदार, ठीक है। तो बच्चों देखो बहुत अच्छे, आप देखो एक चीज मैं आपको इसमें और बता रहा हूँ, एक तो मैंने आपको देखो इसमें ये बताया, लेकिन कुछ एक चीज और इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो उसको भी लिख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अब मैं जो ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, अभिक्रिया की वेग और समय के साथ। ये तो मैंने, देखो ये ऊपर वाली जो लाइन दिखा रही है वेग को दिखा रही है, ठीक है, और ये जो नीचे वाली लाइन दिखा रही है समय को दिखा रही है। अब देखो मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है, मान लो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग है इस वाले पॉइंट, जैसे हमने माना यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, और इधर समय बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे so on, ठीक है। तो बच्चों देखो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, क्या अभिक्रिया का वेग ऐसे ऊपर को बढ़ेगा, क्या ऐसे जाएगा क्या, अगर हम नहीं ना, अरे रिएक्शन जिस स्पीड से हो रही है वही तो स्पीड से होगी ना बच्चों, तो अभिक्रिया के वेग पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो समय बढ़ता जाएगा तो अभिक्रिया का वेग फ्लैट रहेगा, जैसे था बच्चों वैसा ही रहेगा भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या सोचो, नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा ना, वही तो कह रहे हैं भाई, ठीक है, यानी फ्लैट रहेगा, समय बढ़ता जाएगा तो वेग एकदम फ्लैट रहेगा, मतलब ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे सीधे आएगा। कैसे आएगा बच्चे, ऐसे सीधे आएगा ग्राफ। टाइम बढ़ रहा है वेग कांस्टेंट रहेगा ना, एक स्पीड से रिएक्शन हो रही है उसी स्पीड से तो होगी, तो टाइम बढ़ रहा है तो वेग बढ़ नहीं, अगर बढ़ता तो एक ग्राफ ऐसे ऊपर को जाता, ऊपर को इसका स्लोप बढ़ता, घटता तो फिर ऐसे नीचे को आता, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो ग्राफ फ्लैट जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, तो पैरेलल होगा, ठीक है, टाइम लाइन के, गॉट इट, समय वाली लाइन की क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। क्लियर है, जल्दी से बताइएगा एक बार बच्चा, क्लियर हो गया, बहुत शानदार। तो दोनों ग्राफ आपके पेपर में आते हैं बच्चों एक एक नंबर के, भाई कुछ नहीं है ये ग्राफ, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखो बच्चों, ग्राफ को रटने की कोशिश मत करो, कॉन्सेप्ट क्या लगा मैंने आपको अच्छे से बताया अभी, ठीक है ना, ये आसानी से समझ सकते हो, बहुत इजी ग्राफ है, कुछ करना जो क्या है उसमें, बोलिए, करना है कुछ नहीं बच्चों, नो टाइम से, ठीक है बच्चा। अब सुनो मेरी बात को, कुछ रिएक्शंस की हम बात करते हैं, वो जो रिएक्शंस होती है ना वो अलग टाइप की होती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपन जो है ना नेक्स्ट सेशन में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक चीज का ध्यान देना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण, बच्चों दोनों में से एक पेपर में बच्चों 100% आएगा ही आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी जिसको बोलते हैं ना बच्चे वो दे रहा हूँ, समझ रहे हो बच्चों। तो प्लीज आप इसको जरूर पढ़ के जाए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे कम का नहीं आएगा, ये डेरिवेशन 100% आना ही आना है, विथ ग्राफ के साथ, मैंने ग्राफ भी आपको बता दिया भाई, क्लियर है ना। तो बच्चों जरूर इसको पढ़ के जाना। अब नेक्स्ट वाला जो मेरा क्लास होगा मंडे को शाम को 7 बजे, टाइमिंग नोट कर लो, उस दिन आपको पढ़ाया जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित समीकरण कैसे निकालते हैं। और बच्चों एक चीज ये भी बताइएगा कि भाई आज का सेशन आपको कैसा लगा, बच्चों अगर आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब करिए, पास में ही जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करिए, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्या चीज समझ में नहीं आई वो भी बताइएगा। बच्चों इसी के साथ साथ अगर आप लाइव क्लास में अपने डाउट को सॉल्व करना चाहते हैं, उससे ना आप चाहते हैं कि सर हमारे डाउट्स हम कैसे पूछे, यहाँ पर तो हम पूछ नहीं पाते हैं, बच्चों हम आपके लिए चीज वो भी लेके आए, देखो तुमको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर हमने आप अपने ऐप का लिंक दिया है, नून एकेडमी करके ऐप है बच्चों, जिस पर भी आप नून इंडिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो, तो ऐप का लिंक दिया, आप जाइए वहां से डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करके जुड़ जाइए हमारी फ्री क्लासेस में। कब होती है फ्री क्लासेस, मंगलवार, बृहस्पतिवार और अपना शनिवार, ठीक है बच्चों, डेली रात को 8 बजे चलती है, 3 दिन चलती है हफ्ते में, और संडे के दिन होता है कंपटीशन। बच्चों वहां पर आप खाली डाउट ही नहीं मुझसे बात भी कर सकते हो जैसे मोबाइल में करते हैं, ठीक है ना, तो वो भी कर सकते हो, लाइव क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हो, आप कोई क्वेश्चन भेजो मैं उसको स्क्रीन पे लगा के आपको कॉलिंग पे ही वहां पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो सबसे गुड फीचर फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी के साथ साथ आप कंपटीशन दे सकते हो, आपको क्लास के बाद पीडीएफ नोट्स मिलता है, और क्विज खेल सकते हो, इंस्टाग्राम की तो अपनी फोटो आईडी मैसेज बचे चैट वैट सब कर सकते हो बच्चों, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। तो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी ऐड करिए, अगर आपका भला हो रहा है, अगर आपकी वजह से उनका भला हो रहा है
तो आपका ऊपर वाला भला करेगा। समझ रहे हैं? चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं ऐसी नई सेशन के साथ, फिर मिलते हैं, मंडे को मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बच्चों। If you enjoyed this video, like and subscribe to our YouTube channel and share it with your friends. Join our 100% free learning community on the Noon app. Download now.